हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं टॉप 10 जनरल साइंस क्वेश्चंस फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। एकदम बिल्कुल नई सीरीज जिसमें हम जनरल साइंस के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे गाइस, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स एसएससी की, रेलवेज की, सीडीएस की या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जनरल साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ये आप सभी जानते ही होंगे। तो मैं टॉप 10 सीरीज लेके आया हूं जिसमें मैं आपके लिए लाऊंगा 10 ऐसे क्वेश्चंस, 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 1 है सीरीज़ का। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे गाइस जिसमें हम हज़ारों की तादाद में क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। हर पार्ट में हम 10 क्वेश्चन ही देखेंगे गाइस, और उन 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो सीरीज़ को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइस, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसके बेसिक्स में आपको समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं गाइस। और जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। ओके गाइस, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाला क्वेश्चन भी है, क्योंकि आप 9th क्लास में पढ़ते आए हो। 9th क्लास से क्या 8th क्लास से ही पढ़ते आए हो कि भाई ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो जूल होती है, सभी को पता है ऊर्जा की इकाई जूल होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सभी यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इसकी वजह से यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जिसे न्यूटन कहा जाता है। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, पावर की वॉट, प्रेशर की पास्कल, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स, वोल्टेज की वोल्ट होती है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, जिसे हिंदी में विभव और विभवांतर कहते हैं, ठीक है। ओम होती है रेजिस्टेंस, ओम, OHM वाला ओम। सो ये रेजिस्टेंस की यूनिट है। V/A वोल्ट पर एम्पियर इसका यूनिट होता है, जिसे ओम कहा जाता है। फेराड कैपेसिटेंस की है, हेनरी इंडक्टेंस की है, एंड टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसे वेबर पर मीटर स्क्वायर की यूनिट होती है, जिसे टेस्ला कहा जाता है। तो ये यूनिट का चार्ट आप जरूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं आपके लिए, जो कि अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ओके, तो ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाता है गाइस? करेक्ट हो जाता है, जूल। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या है? यूनिट जब भी बात करूंगा मैं एसआई यूनिट की ही बात करूंगा, ध्यान रखना गाइस। और अगर मैं सीजीएस और एफपीएस यूनिट पूछूं आपसे तो वहां मैं मेंशन कर दूंगा। यूनिट जहां पर भी लिखा है तो गाइस एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल की जो यूनिट है उसी को ही आपको टिक करना है, और कोई यूनिट टिक नहीं करनी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो सभी जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है टेस्ला में। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गाउस भी यूनिट होती है, पर गाउस जो होती है वो सीजीएस इकाई है, सीजीएस सिस्टम की यूनिट है। तो एक टेस्ला जो होता है वो 10,000 गाउस के बराबर होता है। जो 12th साइंस वाले हैं वो जानते हैं कि भाई गाउस का जो लॉ था वो क्या था, और गाउस के जो लॉज है वो मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेट के चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो टेस्ला एंड गाउस दोनों के बारे में साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा, पर जिनको नहीं भी पता है वो ये चीज़ याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए टेस्ला का यूज़ किया जाता है, और एक टेस्ला 10,000 गाउस के बराबर होता है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई? किस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया में दो नाभिकों का संलयन होता है? देखिए, क्वेश्चन में ही मेंशन है फ्यूजन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं जिसे। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसमें दो न्यूक्लियस मिलते हैं और एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं। दो न्यूक्लियाई मिलेंगे और एक नया न्यूक्लियस बनाएंगे। दो नाभिक मिलते हैं और एक नया नाभिक एक नया परमाणु का निर्माण करते हैं, और उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये रिएक्शन बेटा क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। देखिए, दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। एक होती है न्यूक्लियर फिजन, जैसे नाभिकीय विखंडन,
विघटन या विखंडन कहते हैं हिंदी में, जिसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है वो दो या उससे ज़्यादा न्यूक्लियाई में यानी नाभिकों में टूट जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यूरेनियम जो है 92 वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट चुका है। ऐसी ही रिएक्शन चलती रहती है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये दो टाइप की होती है, कंट्रोल और अनकंट्रोल। कंट्रोल है तो इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाता है और अनकंट्रोल्ड है तो न्यूक्लियर बॉम्ब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, आप नहीं कर सकते वैसे, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, नाभिकीय विखंडन जो है, न्यूक्लियर फिजन जो है, ये बहुत ही जबरदस्त अभिक्रिया है। न्यूक्लियर फ्यूजन, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में दो न्यूक्लियाई मिलते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में के हीलियम बना रहे हैं सन में। हमारे जो सन है, सन की कोर में ये रिएक्शन चल रही है जिससे सन को ऊर्जा मिल रही है। कई लोग पूछते हैं कि सन में आग है क्या? सन में आग तो नहीं है, पर सन के अंदर ऊर्जा का स्रोत है। और वो ऊर्जा का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं वहाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन है वहाँ गाइस, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और वहाँ पर ऊर्जा निकलती है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, जिससे सन को पावर मिलती है। तो वो पावर, वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, इसमें ध्यान रखना, दो न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक नया एटम बनाते हैं और इसमें एक हैवियर न्यूक्लियर, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवियर न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे और इसमें रिलीज होती है एनर्जी। तो ये रिएक्शन नाभिकीय संलयन कहलाती है, नाभिकीय फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी? देखिए तीन तरह के मटेरियल्स को अपन ने डिवाइड किया है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सुपर कंडक्टर्स में। एक सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, वैसे तो 4 टाइप्स हैं। देखिए कंडक्टर्स जो कि चालन करते हैं विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स जो चालन नहीं करते। सेमीकंडक्टर्स जो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बीच के होते हैं। एंड सुपर कंडक्टर, ये थोड़ी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की। ऐसे कई कंडक्टर्स होते हैं, वैसे जो जनरली कंडक्टर्स हैं, जो चालक हैं, इनमें रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो वो सुपर कंडक्टर हो जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक स्पीड में इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस होगा तो विद्युत के संचालन में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ बाधाएं आएंगी, पर हमारे जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ये एक ऐसे पॉइंट पर, एक ऐसे टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस को जीरो कर देते हैं, तो ये सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, 12th साइंस के स्टूडेंट्स जानते होंगे इसके बारे में ज़्यादा। तो ये प्रिंसिपल बेटा क्या होता है? फिनोमिनॉन वेयर सर्टेन मटेरियल्स एग्जिबिट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जहां पर कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ना हो, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ना हो, वो परफेक्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। तो परफेक्ट कंडक्टिविटी आ जाती है, वो क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर। जैसे हमारे अंदर सुपर ह्यूमंस होते हैं, वैसे कंडक्टर्स में भी क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में अति चालक कहते हैं। हिंदी में मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक निश्चित न्यूनतम तापमान में इलेक्ट्रिसिटी, निश्चित न्यूनतम तापमान में विद्युत प्रतिरोध को शून्य कर देते हैं और वो पूर्ण रूप से विद्युत का संचालन करते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व अति चालक कहलाते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो देखिए यहां पर जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पर ये काम करता है, तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखना, करेक्ट कर लेना। वैक्यूम जो है यहां पर निर्वात में, शून्य में नहीं, निर्वात, वैसे शून्य भी कहते हैं वैक्यूम को, कुछ भी नहीं होता वहां पर करेक्ट हिंदी में भी कर लेना। शून्य का मतलब निर्वात है। निर्वात मतलब वैक्यूम, जैसे फ्री स्पेस कहते हैं, वहां पर लाइट की स्पीड क्या होती है? तो सभी जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वहां पर, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। ठीक है, लाइट, कई लोग कहेंगे लाइट एक फोटोन भी है, तो मैं बता देता हूं लाइट दो नेचर की होती है, ड्यूअल नेचर की होती है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में लाइट फोटोन के रूप में देखी जाती है और वेव नेचर में लाइट एक वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक मैग्नेटिक फील्ड का, और ये निर्वात में भी गति कर सकते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द वेव्स निर्वात में यानी वैक्यूम में मोशन नहीं कर सकती, उनको मीडियम चाहिए होता है, पर ट्रांसवर्स वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, तो इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है गाइस। ठीक है, तो लाइट, प्रकाश एक रेडिएंट एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में ट्रेवल करती है। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर।
जब लाइट ट्रैवल करती है तो वेव की फॉर्म में करेगी, और जब लाइट हिट करती है किसी सरफेस को तो वो फोटोन की फॉर्म में करती है। तो ये आप समझ सकते हैं गाइस, है ना, ये आप समझ सकते हैं, ये इस फिनोमिनन को आप समझ सकते हैं कि लाइट की नेचर है, थोड़ा उल्टा हो गया, लाइट ट्रैवल करेगी तो फोटोन की फॉर्म में, जब हिट करेगी तो वेव की फॉर्म में करेगी। तो ये दो नेचर इसके होते हैं, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ लाइट एनर्जी। विजिबल लाइट होती है एक तो जो हमें नजर आती है, जो हमें दुनिया पे दिखाई दे रही है बेटा, ये सारी विजिबल दुनिया है। तो हमें यहाँ पर विजिबल लाइट दिखाई दे रही है जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो हमारे रेटिना में आती है और हम उसको अपनी आईज के थ्रू देख पाते हैं, जो विजिबल वर्ड है। तो यहाँ विजिबल लाइट है जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है बेटा वो 10⁻⁻8 वेवलेंथ की होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 10⁻16 हर्ट्ज के आसपास इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई फ्रीक्वेंसी है बेटा अल्ट्रावायलेट, तो हमारी आंखें इसको देख नहीं पाती हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। इंफ्रारेड IR रेडिएशन जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज सन से आती हैं, और ओजोन हमें, हमारी जो सुरक्षा कवच है वो इसे, हमारे प्लैनेट को अल्ट्रावायलेट रेज से ही क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इंफ्रारेड रेज IR आपने देखा होगा, इंफ्रारेड आपके सेंसर्स होते हैं, आपके जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उनमें इंफ्रारेड सेंसर्स लगे रहते हैं, टीवी टेलीविजन में इंफ्रारेड सेंसर्स लगे रहते हैं जो इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करके वर्क करते हैं। तो IR रेडिएशन जो होता है बेटा ये लोअर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है, ये 10⁻12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के आसपास ही होता है, ठीक है। एक्स रेज होती हैं, हाई एनर्जी आयनाइजिंग रेज होती हैं, आपको पता ही होगा। तो हाई एनर्जी रेज एक्स रेज होती हैं। तो एक्स रेज जो होती हैं ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी की होती हैं, इनमें फ्रीक्वेंसी बहुत अल्ट्रावायलेट से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। एक्स रेज में 10⁻18 हर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी होती है। और सबसे खतरनाक होती है गामा रेज, गामा रेडिएशन, जो कि सुपरनोवा ब्लास्ट से निकलता है। जब एक सितारा फटता है, एक सितारे की मौत होती है, तो जो रेडिएशन निकलता है वो गामा रेडिएशन होता है। तो ये एक्सट्रीमली हाई एनर्जी आयनाइजिंग रेडिएशन होता है, ठीक है। तो 10⁻20 हर्ट्ज का ये बहुत ज़्यादा एटॉमिक लेवल पर होता है, बहुत ही खतरनाक रेडिएशन होता है ये, ठीक है। तो ये थी लाइट एनर्जीज के टाइप्स। 6th क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव दैट हैज बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। देखिए मैकेनिकल वेव्स की बात करें हम, तो मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है। पर यहां पर ध्यान रखना, यानी कि अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्घ्य दिशात्मक कहो या अनुदैर्घ्य कहो या अनुप्रस्थ कहो। अनुप्रस्थ होती हैं ट्रांसवर्स और अनुदैर्घ्य होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। वाटर वेव्स यहाँ पर सही करेक्ट आंसर बैठ रहा है, क्योंकि आपको जल तरंगे देखी होंगी आपने, लहराती हुई होती हैं। तो ये ऊपर से देखने पर और साइड से देखने पर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नेचर की नजर आती हैं। इनमें दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो अनुप्रस्थ भी होते हैं और अनुदैर्घ्य भी होते हैं। तो जल तरंग इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये तरंगे होती क्या हैं इनके बारे में जान लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जहां वेव जा रही है वहीं पार्टिकल प्रोपेगेट करता है। वेव्स कैसे बनती हैं, पार्टिकल्स से बनती हैं। मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिस्टरबेंस आता है, उनमें कुछ हलचल होती है, उस हलचल को ही वेव कहा जाता है। तो वेव ध्यान रखना बेटा दो टाइप की होती हैं, किसकी, मैकेनिकल वेव्स की बात हो रही है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है, जिसमें पार्टिकल जो होता है वो वेव के प्रोपेगेशन डायरेक्शन में ही हलचल करता है। मतलब पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ऑक्सिलेशन करेगा जिस डायरेक्शन में वेव की मोशन होती है, ठीक है। यानी पैरेलल चलता है, पार्टिकल की मोशन और वेव की मोशन आपस में पैरेलल चलते हैं, ठीक है। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स की बात हो रही है। ट्रांसवर्स वेव्स ध्यान रखना बेटा, ट्रांसवर्स वेव्स हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में साउंड वेव्स आती हैं, देखना साउंड वेव्स जो होती हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की होती हैं, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स हमारी क्या होती हैं बेटा, ट्रांसवर्स वेव्स हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव्स का। तो इसमें वेव की प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होती है और पार्टिकल का जो ऑक्सिलेशन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री में। पार्टिकल ऊपर नीचे गति करता है जबकि वेव आगे की ओर मोशन करती है। तो पार्टिकल की ऑक्सिलेशन, पार्टिकल की दोलन, दोलन कहते हैं ऑक्सिलेशन को हिंदी में, तो
पार्टिकल जो ऑक्सिलेट कर रहा है, पार्टिकल जो दोलन कर रहा है, वो तरंग की गति की दिशा के एकदम लंबवत करता है, एकदम परपेंडिकुलर करता है, किसमें? ट्रांसवर्स वेव्स में, अनुदैर्घ्य तरंगों में। ठीक है, तो ये था 6th क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आपका। वाटर वेव्स दो तरह की होती हैं। वाटर वेव में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है, अनुदैर्घ्य भी होता है, और अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स भी होता है। 7th क्वेश्चन में आ जाते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? ताप संचालन, या कहें थर्मल का मतलब ऊष्मीय संचालन। ऊष्मीय संचालन की माप की इकाई क्या है? तो ध्यान रखना, वॉट पर मीटर केल्विन। वॉट पर मीटर केल्विन इसकी यूनिट होती है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, वैसे 12th फिजिक्स वाले जानते हैं, Q इज इक्वल्स टू QD अपॉन में S डेल्टा T, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो ये वॉट पर मीटर केल्विन, ये मेरे ख्याल से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जो फिजिक्स पढ़ी हुई है जिन्होंने 12th फिजिक्स, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, क्योंकि कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी फिजिक्स में मैं आपको थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन को यहीं खत्म कर देते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है, वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, केल्विन जो होती है वो टेम्परेचर की SI यूनिट होती है, ध्यान रखना। और वॉट किसकी होती है? पावर की होती है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स दो तरह के फ्लक्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस के जो ग्रुप होता है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है, और मैग्नेटिक लाइंस का जो ग्रुप होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो वेबर होती है, ध्यान रखना, टेस्ला नहीं होती, वेबर होती है, ध्यान रखना। तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। What is the symbol of gold? केमिकल सिंबल देखो सभी को पता होगा, AU AG FeHg। तो AU ऑरम कहते हैं, AG अर्जेंटम, Fe जो होता है आपका ये फेरम होता है, Hg क्या होता है? फेरम होता है, और Hg जो होता है वो हाइड्रेग्रम। हाइड्रेग्रम जो होता है ग्रीक वर्ड है किसके लिए? मरकरी के लिए। तो Ag आपका सिल्वर है, Fe आपका लोहा है, आयरन है, फेरम, और जो आपका हाइड्रेग्रम है Hg ये मरकरी होता है, पारा होता है। तो Au क्या हो गया? सोना, गोल्ड। तो ध्यान रखना, गोल्ड का सिंबल जो होता है वो Au होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो गोल्ड है आपका, पीरियोडिक टेबल में आपका जो गोल्ड होता है वो एक एलिमेंट है। वो क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है, और कितने नंबर पे आता है ये? क्या कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता है मुझे कि कितने नंबर पे गोल्ड को आप देखते हो एट पीरियोडिक टेबल में? चलो मैं ही बता देता हूं, 79 नंबर पे आपका ये आता है पीरियोडिक टेबल में, AU इसका सिंबल होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर? पृथ्वी के वातावरण कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? तो सबको पता है नाइट्रोजन जो है वो 78% है। नाइट्रोजन जो है वो 78% होने के कारण सबसे ज्यादा है। 21% पे ऑक्सीजन है, और बाकी के जो 1% है उसमें अन्य गैसें होती हैं, जिसमें आपकी इनर्ट गैसेस भी हैं, और बाकी जो जितनी भी गैसेस हैं आपकी वो सब पॉल्यूटेंट्स भी 1% में ही आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये एबंडेंट होती हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म हुए, पार्ट 1 आपका यहीं खत्म हुआ। 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने समझे और कॉन्सेप्ट के साथ समझे। हर क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, उसका बेसिक भी समझाया, और ये सीरीज अब चलती रहेगी, बहुत सारे पार्ट्स इसके आएंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितने ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे, और अच्छी अच्छी सीरीज़ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ख़त्म करते हैं आज के सेशन को एक विचार के साथ। सफलता नहीं मिलने का कारण यह नहीं है कि आप असफल हैं, बल्कि यह है कि आपने हार मान ली। तो ये नेपोलियन हिल का एक शानदार कोट है। इसी कोट के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे।